गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th की क्लासेस भी आज से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलेंगी। तो विद्यालय में कक्षाओं के साथ हमने आपको कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है। आंकिक प्रश्न इसमें किए जा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप लोग आ ही रहे हैं तो इस चैप्टर को फिर से एक बार इसकी थ्योरी को आप लोग धीरे धीरे देखें, जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ों के साथ एक बार परिचित हो जाएं और सहजता से चीज़ों को सीख सकें। तो ये जो चैप्टर आपका है कार्य तथा ऊर्जा, इसी के थ्योरी पार्ट का हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो चैप्टर है आपका बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 और इसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखते ही दो चीज़ें सामने आ जा रही हैं। एक चीज़ सामने आ जा रही है कि कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अगर कोई आपसे पूछ ले आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में होता है कि आप एक कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो बोलचाल की भाषा में कोई पूछा क्या कर रहे हो तो कहोगे टेलीविज़न देख रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में है कि टेलीविज़न देखना, पढ़ना ये एक कार्य है। लेकिन भौतिक विज्ञान इन चीज़ों को कार्य नहीं मानता है। भौतिक विज्ञान किसी चीज़ को कार्य तब मानता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के परिणाम स्वरूप वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए, तो कार्य तभी माना जाएगा। अन्यथा की अवस्था में संगीत सुनना, किताब पढ़ना, टीवी देखना, किसी बारे में सोचना, ये कार्य की श्रेणी में विज्ञान की भाषा में नहीं आता है। तो विज्ञान की भाषा में कार्य क्या होता है कि कार्य बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही कार्य कहलाता है। तो पहला चीज़ आपका आ गया कार्य। अंग्रेजी में क्या कहोगे, वर्क। तो कार्य की परिभाषा क्या दिया गया कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि बल लगे और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो तभी ये कार्य होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप दीवार पर बल लगा रहे हो, तो दीवार पर आप बल लगाए, थक गए, सुबह से शाम तक बल लगाते रह गए, लेकिन चूंकि दीवार बल की दिशा में विस्थापित हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना पाया जाएगा भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तभी क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यह विज्ञान की दृष्टि से है। अगर बल लगाया गया और वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो ऐसी दशा में कार्य होना नहीं पाया जाएगा, या कार्य का होना ये कहा जाएगा कि शून्य है। ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका बनता है कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे मान लो कोई नियत बल किसी चीज पर लग रहा है, तो उस नियत कांस्टेंट बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य, अब देखो कैसे नियत बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात करते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि कार्य तभी होगा या कार्य हम तभी मानेंगे जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए। अगर बल लगाया जा रहा है और वस्तु में विस्थापन प्राप्त
नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। और जो चीज़ें हम भौतिक ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मतलब पढ़ रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में चूंकि हम बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित नहीं कर रहे हैं इसलिए यह कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब कोई नियत बल लगा करके जो किया गया कार्य है उसकी गणना हम कैसे करते हैं, मैथमेटिकली उसका प्रूव कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेटफॉर्म है और इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ईंट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, और क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक पर हम एक बल लगा रहे हैं और उस बल के प्रभाव में क्या हो रहा है, हमने मान लीजिए F बल लगा दिया इस पर, इस दिशा में। इस बल के प्रभाव में ये जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, माने उस जगह से चल करके जो डॉटेड लाइन से ब्लॉक का दूसरा रूप दिखाया गया है वहाँ से चल करके यहाँ आ गया। मान लो ये पॉइंट A था, हमने इसको मिडिल पॉइंट को A माना, और ये विस्थापित हो करके कहाँ चला गया, पॉइंट B पर चला गया। और पॉइंट A से B तक इसने कितनी दूरी तय की, तो हमने कहा ये D दूरी तय की। अब कुछ किताबों में ये D लिखा होगा, कुछ किताबों में S लिखा होगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसको बल कहेंगे, इसको विस्थापन कहेंगे। अब बल को F से दिखाया है, विस्थापन को D से दिखाया है। किसी किताब में बल को F से दिखाएगा, विस्थापन को S से दिखाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ कि ये ब्लॉक पॉइंट A से चला और पॉइंट B तक पहुंच गया, यानी कि A से B के बीच में इसमें विस्थापन कितना प्राप्त हो गया, D विस्थापन प्राप्त हो गया। तो किया गया कार्य W, तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हमारा होता है, कार्य बराबर बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन। अब देखिए जरा ध्यान से कि चित्र में बल कितना लगाया गया, F बल लगाया गया, तो F हो गया और विस्थापन कितना प्राप्त हो रहा है, D प्राप्त हो रहा है, यानी कि वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो गया, F क्रॉस D, यानी कि ये हो गया आपका कार्य और इसका मात्रक होता है जूल। तो क्या हुआ कि कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब बल लगा, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हुई, तो कार्य को मैथमेटिकल रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में कार्य का सूत्र क्या बनेगा, उसका फार्मूला क्या जनरेट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चित्र बनाते हैं। हम कहते हैं कि एक ब्लॉक है A और इस ब्लॉक पर F बल लग रहा है इस दिशा में। इस F बल के परिणाम स्वरूप ब्लॉक पॉइंट A से विस्थापित होकर के डिस्प्लेसमेंट होकर के पॉइंट B पर पहुंच जा रही है। अब जब पॉइंट B पर ये ब्लॉक पहुंचा तो A से B तक इसने यात्रा की और इस यात्रा में इसने दूरी कितनी तय की, D दूरी तय की। किसी किताब में S दिया होगा तो इसको S मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ कि कार्य की परिभाषा हम क्या जान रहे हैं कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कर देना कार्य है। तो यहाँ पर बल कितना लगा, F लगा, विस्थापन कितना प्राप्त हुआ, D प्राप्त हुआ, तो किया गया कार्य कितना हो गया, W इज इक्वल टू FD जूल। अब अगला टॉपिक आपका बनता है कि कार्य का मात्रक, फिलहाल हमने सूत्र निकाला तो कार्य का मात्रक लिख दिया तुरंत में, लेकिन अब अगला टॉपिक आप ले लीजिए इसी समय कि अगर ये बल बिल्कुल विस्थापन की दिशा में ही ना लगता बल्कि किसी अन्य दिशा में लगता तो क्या कार्य होता। तो देखो, ऐसी अवस्था में किया गया कार्य क्या होगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा हो, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में ना हो बल्कि उनके बीच में कोई कोण बन रहा हो, तो ऐसी दिशा में किया गया कार्य क्या होता है। तो अगला आप टॉपिक इसी समय ले लीजिए कि अगर विस्थापन शून्य हो या बल शून्य हो तो कार्य क्या होगा। तो हमारे पास सूत्र हो गया कार्य का कि W बराबर F क्रॉस D। ओके, अब अगर D इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि विस्थापन शून्य हो, विस्थापन शून्य हो,
तो जब विस्थापन शून्य होगा तो क्या होगा, सूत्र में आप लिखिए कि W इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी विस्थापन शून्य होने पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है लेकिन विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो आपका अगर विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। W इज इक्वल टू FD, और जब W इज इक्वल टू FD लिखोगे तो D का मान चूंकि 0 है इसलिए किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास स्थिति ऐसी बनती है कि लगाया गया बल ही शून्य हो जाए, लगाया गया बल शून्य हो, F बराबर 0, तो फिर आप क्या करोगे कि W बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा, F क्रॉस D बराबर हो जाएगा, F 0 है इंटू D बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि दो अवस्थाएं बनी। पहली अवस्था बन गई कि अगर बल लगाने पर विस्थापन नहीं प्राप्त हो रहा है, बल लगाने पर विस्थापन शून्य है, तो जब बल लगाने पर विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या बल ही नहीं लगा यानी बल ही शून्य हो गया, तो बल ही शून्य हो गया तो क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में भी किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। यानी कि जब बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो 20 बनते हैं उन प्रश्नों में ऐसा प्रश्न डाला जा सकता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं F और बल लगाने के परिणाम स्वरूप वस्तु में कोई विस्थापन प्राप्त नहीं होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो आप सीधा सूत्र लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कार्य W बराबर F क्रॉस D। अब जब हम F डॉट D या FD लिखेंगे तो D का मान जब 0 करेंगे तो D का मान 0 करते ही F का मान 0 हो जाएगा। अगला टॉपिक, अगर मान लीजिए F 0 है तो क्या होगा, तो F को 0 करने पर क्या हो जाएगा, F इंटू D, F 0 है, फाइनली 0 इंटू D इज इक्वल टू 0। यानी कि दो परिस्थितियां बनी कि जब विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, जब लगाया गया बल शून्य हो तो भी किया गया कार्य शून्य होगा। अब अगला टॉपिक आपका बनता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जरा देखिए। तो किसी भी चीज का मात्रक निकालने के लिए हम उसके सूत्र में जो पद होते हैं उन्हीं पदों के मात्रक को लिख देते हैं और उन्हीं पदों के मात्रक की सहायता से हम क्या करते हैं कि उस चीज का हम मात्रक निकाल लेते हैं। जैसे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक हमको क्या निकालना है कि जो कार्य है इस कार्य का मात्रक क्या होता है, भौतिक विज्ञान में इसकी यूनिट क्या होती है। अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं और क्या जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है FD। ओके, W इज इक्वल टू FD। तो क्या हो जाएगा, W का मात्रक, यही तो कार्य का मात्रक है, तो W का मात्रक, तो W कैसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है F से, F का मात्रक और गुणे D का मात्रक। अब देखिए जरा, आप पुरानी जो पढ़ाई किए हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको बताया गया F माने बल का मात्रक है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक के सम्मान में लिखा गया, ये कौन सा मात्रक होता है, न्यूटन होता है। D विस्थापन, आप देखिए पहले चैप्टर में आपको बताया गया है विस्थापन या दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जब न्यूटन गुणे मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर बराबर ये क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। अब यहीं से आप एक जूल की परिभाषा बना सकते हैं कि एक जूल की परिभाषा क्या होती है। तो एक जूल की परिभाषा बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी में आप मात्रकों में चीज़ों को रखेंगे और एक जूल की परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जब आपने लिखा जूल बराबर न्यूटन गुणे मीटर, तो आपका सूत्र आ गया एक कि जूल बराबर होता है न्यूटन और गुणे मीटर। अब इन चीज़ों को एक एक यूनिट लिखना है ना, तो एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो और एक यहाँ लिख दो। तो एक जूल कार्य की परिभाषा अगर आपको करनी हो तो कैसे करेंगे कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर
उसमें 1 मीटर विस्थापन कर दिया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो 1 जूल की परिभाषा कैसे होगी देखिए जरा ध्यान से। 1 जूल ये बराबर क्या हो गया? 1 न्यूटन और गुणे 1 मीटर। अब देखो इसको व्याख्यात करो तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप कि 1 जूल कार्य वह है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में क्या करे? 1 मीटर विस्थापित कर दे। यानी क्या हुआ कि 1 जूल कार्य कितना हो गया? कि 1 जूल कार्य हुआ कि 1 न्यूटन का बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो वो क्या हो जाता है? कार्य 1 जूल हो जाता है। यह एसआई मात्रक है कार्य का। अब कार्य जैसे हर चीज को भौतिक विज्ञान में श्रेणियों में बांटा गया है कि ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है और ये प्रदिश राशि है। तो जो कार्य है वह कौन सी राशि है? तो कार्य कौन सी राशि है इसको ध्यान से नोट करिएगा। कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, यानी कि कार्य एक अदिश राशि है। यह ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से एक अदिश राशि को छांटिए, 3 सदिश राशियों का नाम दे देंगे और उसी में एक कार्य को इंक्लूड कर देंगे। तो आपको जब याद रहेगा तो आप उसको तुरंत उत्तर लिख देंगे कि कार्य जो है वो अदिश राशि की श्रेणी में आता है। अब आपका टॉपिक होता है कि अगर कोई बल ऐसा लग रहा है कि जो बल विस्थापन की दिशा में ना लग करके विस्थापन से किसी भिन्न कोण पर लग रहा है तो कार्य क्या होगा, इसके बारे में जरा सा आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चित्र है कि एक ब्लॉक है, एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक मीन्स ईंट रखा हुआ है, पत्थर का एक टुकड़ा रखा हुआ है, लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ, उसको हम ब्लॉक बोलेंगे। तो ये आप एक ब्लॉक रख दिए इस प्लेन पर और क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक पर एक बल लगा रहे हैं F, लेकिन ये F बल जो है वो प्लेन के समानांतर ना हो करके प्लेन से एक कोण बना रहा है और ये ब्लॉक पॉइंट A से डिस्प्लेस होकर के कहाँ तक आ जा रहा है? पॉइंट B तक डिस्प्लेस होकर के आ जा रहा है। ये आपका पॉइंट B है, सेम ब्लॉक है, साइज अगर चेंज होगी तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही है। अब क्या हुआ? इसका जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हुआ ये दूरी आपकी D यहाँ से यहाँ तक। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में इसको D रखा है, कुछ किताबों में S रखा है। इसके लिए ये परेशान मत होइएगा कि सर D आप पढ़ा रहे हैं, हमारी किताब में S है। आपकी किताब में S है तो यस कर लीजिएगा, आपकी किताब में D है तो D कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन उसको समझिए, उसके अलावा उस पर कोई दिमाग मत लगाइए कि किस संकेत से दिखाया गया है। और ये कोण आपका हो गया थीटा। अब क्या होगा कि हमारा तो सूत्र है कि कार्य बराबर होता है बल और बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब दिक्कत यहां क्या आ गई कि यहां तो बल ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे प्राप्त हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन की दिशाएं समान
नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहां से एक लंब डालेंगे। लंब डाल दिया। अब क्या होगा कि आपको कर्ण और आधार में संबंध निकालना है। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या हुआ कि cos थीटा, यहां थीटा आप देख रहे हो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण। अब मान लो कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट L है, ये पॉइंट M है। तो क्या करोगे कि आधार का मान हो गया, ये बराबर हो गया OL और बटे OM बराबर क्या हो गया, OL का मान हमको पता नहीं है और OM का मान हमको पता है कि ये लगा हुआ बल F है। तो क्या हो जाएगा कि OL बराबर क्या हो गया, F cos थीटा, यानी कि ये वाली दूरी हमारे इस दिशा में जो प्राप्त हुई वो क्या हो गई, F cos थीटा। ओके, अब हम क्या करें, अब तो बल हो गया ना, इस विस्थापन की दिशा में बल आ गया। तो जब विस्थापन की दिशा में बल आ गया तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो गया कि F cos थीटा इंटू डी, या इसी को हम लिख देते हैं W बराबर हो जाता है FD cos थीटा। इसको हम कहते हैं, ये कार्य का व्यापक सूत्र है। क्या है, कार्य का व्यापक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से बल और विस्थापन कैसे भी हो, उन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा हो या सेम दिशा में जा रहे हो, इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस सूत्र से हम, इस व्यापक सूत्र की सहायता से हर अवस्था में बल और विस्थापन में संबंध स्थापित कर सकते हैं और कार्य का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे अगर ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो तो क्या होगा। तो इन चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ें। तो क्या करेंगे कि हमारे पास कार्य का व्यापक सूत्र आ गया कि W बराबर FD cos थीटा। तो कंडीशन फर्स्ट हम देख रहे हैं, यदि F और D के बीच बना कोण 0 अंश है तो क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, FD cos 0 इज इक्वल टू 1 बराबर हो गया FD, यानी कि ये कार्य का अधिकतम मान है कि जब वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही हो जिस दिशा में बल लग रहा हो, या विस्थापन की दिशा में ही बल लग रहा हो, तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाता है, FD। कंडीशन फर्स्ट हो गई। अगर मान लीजिए कि बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बना हुआ है, इसको मिटा दें। तो यदि हम ऊपर व्यापक सूत्र लिख देते हैं और उसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो हमारे पास व्यापक सूत्र क्या निकल के आया कि W बराबर हमारे पास आ गया FD cos थीटा। तो हमने पहला कंडीशन लिया कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कि कार्य W बराबर हो जाएगा FD cos थीटा। यहाँ थीटा को 0 कर दीजिए, बराबर क्या हो गया कि FD, यह किए गए कार्य का अधिकतम मान है। अच्छा, अब कार्य धनात्मक कब तक बना रहेगा, कार्य धनात्मक तब तक बना रहेगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90, छोटा हो, 90 से छोटा, इक्वल नहीं, 90 से छोटा हो और 0 से लेकर के 90 से छोटा तक जितना थीटा का मान आएगा यह कार्य धनात्मक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तब किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा FD cos 90
और आप जानते हो cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये बराबर हो गया FD इंटू 0 बराबर 0। यानी कि अगर बल और विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश का हो तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है ऐसे और वो क्या कर रहा है, सर पर कोई बोझ लेकर के चल रहा है, तो ये विस्थापन इधर प्राप्त होगा D, और जो बल ये लगा रहा है ये क्या हो रहा है, F ऊपर की तरफ लगा रहा है। यानी इन दोनों के बीच जो बल, जो कोण बनेगा विस्थापन और बल के बीच में, वह कोण 90 अंश का होगा, और जब 90 अंश का कोण होगा तो किया गया कार्य यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, अपने हाथ में कुछ लेकर के चल रहा है, यहाँ मान लो सूटकेस लटकाया हुआ है, तो ये बल किधर लगा रहा है सूटकेस पर, ऊपर की तरफ, और इसका विस्थापन किधर हो रहा है, जिधर ये चल रहा है इधर। यानी कि इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 अंश का है। यानी इस अवस्था में भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश का होता है तो उस अवस्था में किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए एक अवस्था और हम देख लें कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता हो तब क्या होता है। तो हम अगला कंडीशन ले लेते हैं कि हम जानते हैं कि W बराबर क्या है, FD cos थीटा। तो हमारा कंडीशन थर्ड है, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो W बराबर क्या हो जाता है, FD cos 180 बराबर हो गया W इज इक्वल टू -FD। यानी कि इस अवस्था में जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा। अब आप कहोगे कि कहाँ ऐसा होता है, ऐसा ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो और किसी वस्तु को सर पर ले करके नीचे उतर रहे हो। अब होगा क्या कि बल आप लगाओगे ऊपर की तरफ और विस्थापन कहाँ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, यानी विस्थापन तुम्हारा D कहाँ प्राप्त हो रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि बल और विस्थापन के बीच जब कोण देखा जाएगा तो बल F ऊपर की तरफ है और विस्थापन D नीचे की तरफ है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 180 होगा और 180 अंश का मान क्या होता है, ऋण 1 होता है। यानी कि ऐसी अवस्था में जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की कक्षाओं में हम इसको एक जल्दी से तेज़ी से इस चैप्टर को चूँकि पढ़ा चुके हैं, क्लास में प्रॉपर आपका नोट बनवा चुके हैं, तेज़ी से चीज़ों को कवर करके और आपको न्यूमेरिकल पर लाएंगे और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे, नए प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको समझना, आवाज़ चीज़ों को समझ पाना थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। और फिर जब हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि साल भर हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ाई किए हैं, तो चीज़ों को समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हम तेज़ी से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास केवल एक चैप्टर बाकी है, उस चैप्टर को हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो फिर अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।